हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 से चैप्टर 16 जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। बूंद लेखक को बताती कि एक दिन की बात है। उसको बहुत दूर बहुत तेज एक प्रकाश पिंड नजर आया। उनकी आंखों को उसकी चमक सहन नहीं हुई और ज्यादा रोशनी की वजह से आंखें बंद होने लगी। जब ओस की बूंद ने देखा कि एक प्रकाश पिंड बहुत ही तेज गति से उधर आ रहा है और बहुत ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता, क्योंकि चीजें दूर होती हैं तो छोटी नजर आती हैं और वो नजदीक नजर आता हुआ और भी बड़ा रूप दिखाई दे रहा था। यह जो गोला था प्रकाश पिंड का, वो सूर्य से भी बहुत ही लाखों गुना बड़ा था। फिर बूंद आगे कहती है कि ये जो उल्का पिंड की महान आकर्षक शक्ति थी, उसके कारण हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने सूर्य से हजारों मील दूर से ही अपना रास्ता बदल दिया। परंतु उसकी भीषण आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चल दिया। बच्चों, उसकी बूंद आगे कहती है कि वो टुकड़ा जो सूर्य से टूटा था, वो इतना भारी इतना वजनदार था कि आकर्षण को सहन न कर सका और कई टुकड़ों में टूट गया। अब जो सूर्य के टुकड़े से अलग हुआ था, उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में जब बन रही थी तब एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद की बात सुनकर लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि जब ये लपटों के रूप में थी, अग्नि के रूप में थी, तो वो पानी कैसे बनी? बच्चों, लेखक के पूछने पर ओस की बूंद आग से पानी कैसे बनी, तो बूंद जवाब देती है कि उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि यह ग्रह जो एक अग्नि का टुकड़ा था, उसका ताप कम होता चला गया, वो ठंडा होता चला गया और उसे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वो पैदा हुई हैं। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। आगे उसकी बूंद बताती है कि उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। फिर बूंद बताती है कि उसका शरीर पहले भाप रूप में था, अब वो सिकुड़कर जैसे कि उसने बर्फ का रूप ले लिया था, तो उसका रूप और आकार छोटा हो गया। बूंद बताती है कि जब वो भाप से बर्फ में बदली तो उसका शरीर पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, यानी सिकुड़ छोटा हो गया था। उसने देखा उसके चारों ओर उसके असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक भी नजरें जाती, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा था। जैसे ही सूर्य की किरणें बर्फ बनी सभी बूंदों पर पड़ती थी, तो प्रकृति में अलग ही तरह का सौंदर्य निखर जाता, यानी चमक आ जाती थी। बच्चों, ओस की बूंद कहती हैं कि उसके जैसे बहुत सारे पानी की बूंदें जो बर्फ बनी पड़ी थी, वे बहुत ही व्याकुल होकर उत्सुकता से आंधी में तेज हवा में ऊंचा उड़ने और उछलने कूदने के लिए तैयार बैठी रहती थी। लेखक बूंद की बातें सुनकर कहते हैं कि उस समय उन्हें बहुत ही मजा आया होगा। उसकी बूंद भी हामी भरते हुए कहती है कि वो समय बहुत खुशी वाला था। लेखक बूंद से प्रश्न पूछता है कि वो खुशी का समय कितने दिनों रहा। जब लेखक ने ओस की बूंद से पूछा कि वे खुशी के दिन कब तक थे, तो बूंद ने जवाब दिया कि कई लाखों वर्ष तक। बूंद के इस जवाब ने लेखक को आश्चर्य में डाल दिया। बूंद ने जब देखा कि लेखक उसकी बात पर हैरान हो गए हैं, तो बूंद ने लेखक से कहा कि हैरान होने की कोई बात नहीं। उनके जीवन में 100-200 वर्ष दाल में ही नमक के समान भी नहीं है, यानी यह जो उनका जीवन है, यह बहुत ही थोड़ा सा जीवन है।
लेखक ऐसे लंबे समय तक जीवन जीने वाले के साथ वार्तालाप करके अपने आप को धन्य मानते हैं और लेखक कहते हैं कि ये सब बात सुनकर उनकी जो भावना थी उसकी बूंद के प्रति बढ़ती चली गई। अब क्या, ओस की बूंद अपनी कहानी फिर आगे बढ़ाती हैं कि एक दिन की बात है, चुपचाप शांति से बर्फ बनी बूंदे बैठकर हवा में और हवा से खिलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मन वो अपनी जगह से हिल रहे हो, खिसक रहे हो। डर के कारण सबके होश उड़ने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर सबको घबराहट होने लगी। इतने दिनों तक जो सभी बर्फ बनी बूंदे आनंद से समय काट रही थी, अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। बूंद कहती है कि जब वे सब अपनी जगह से खिसकने लगी तो इधर उधर से उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उनके भार से ही उनके नीचे वाले भाई दब पर पानी हो गए हैं। उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था और अब वो पिघलने लगे थे। अब वो उसकी बूंद कह रही है कि अब वे बहते जा रहे थे। वो कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। बच्चों, आगे बूंद कहती है कि जब उसकी मुलाकात गर्म धारा से हुई तो उस धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उन बर्फ बनी बूंदों ने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी और उसके फलस्वरूप वो ओस की बूंद पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद कहती है कि समुद्र का भाग बनकर उसने जो दृश्य देखा वो बहुत ही अनोखा नजारा था, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है। बूंद लेखक से कहती है कि वो अभी तक ये समझती थी कि समुद्र में केवल बूंद और उसके बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब जब बूंद समुद्र में टहलने लगी तो उसे पता चला कि यह जो समुद्र में हलचल हो रही है सिर्फ उनकी वजह से नहीं, बल्कि समुद्र में और भी जीव हैं और भी प्राणियों का वास है। बूंद ने यह भी बताया कि समुद्र में केवल नमक भरा है। पहले पहले समुद्र का खारापन ओस की बूंद को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे बूंद को इन सब की आदत हो गई। ओस की बूंद लेखक को कहती है कि एक दिन उनके मन में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हैं, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि समुद्र में और क्या क्या है। इसके लिए उसने गहरे पानी में जाना शुरू कर दिया। मार्ग में उसने अजीबो गरीबो जीव को देखे। बूंद कहती है कि जब वो और नीचे समुद्र की गहराई में गई तो उन्हें वहां पर बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखे, जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। जालीदार मछलियां जिनके शरीर पर जाली दिखाई दे रही थी, बहुत ही बड़े बड़े कछुए और ऐसी मछलियां देखी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर हाथ बने हुए हों। एक मछली ऐसी दिखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, मनुष्य के आकार से बहुत बड़ी, और उसके 8 हाथ थे। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं और वो भी संख्य में 8 थे। ऐसी मछलियां जो कि अपने शिकारों को अपने हाथों से ही जाकर उन्हें कैद कर लेती है और पकड़ लेती है। बच्चों, बूंद लेखक को बता रही थी कि वो और गहराई की खोज में किनारों से दूर निकल गई। किनारों से दूर हटकर और गहराई में उसने एक ऐसी वस्तु देखी, वो चौंक पड़ी। अब बूंद समुद्र में बहुत गहराई में चली गई। वहां पर भरपूर अंधेरा था, क्योंकि सूर्य की किरणें पानी के भीतर ज्यादा गहरी तक नहीं पहुंचती और उसे देखने को परेशानी होने लगी थी और बल लगाकर देखने के कारण उसकी आंखें दुखने लगी थी। बच्चों, बूंद लेखक को कह रही थी कि वो इतनी गहरे में आसानी से नहीं देख पा रही थी और सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। बूंद ये सोच ही रही थी कि तभी सामने ऐसे जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। उसको देखकर उसकी बूंद को बहुत हैरानी हुई। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, यही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था।
बच्चों, बूंद कहती है कि उस प्रकाश फैलाने वाली मछली के पास बहुत सारी छोटी छोटी अनजान मछलियां आ जाती थी। जब ये प्रकाश देने वाली मछली भूखी होती तो पेट भर उन छोटी अनजान मछलियों को भोजन करती थी। ये सब देखकर बूंद बहुत ही हैरान थी। जब बूंद और नीचे समुद्र की गहराई में गई तो तह में पहुंची तो उसने देखा कि वहां भी जंगल मौजूद है। बूंद समुद्र के जंगल के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वहां पर कोई मोटे पत्ते वाले, कोई छोटे ठिगने वाले आकार के पत्ते, पेड़ पौधे उगे हैं। समुद्र के तल में बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। वहां पर भी अंदर चट्टानें हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में होती हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में बहुत तरह तरह के जीव रहते हैं, जो कि बहुत ही सुस्त है और अंधे हैं। इस तरह के जीव समुद्र के अंदर रहते हैं। बूंद लेखक को बताती है कि समुद्र के अंदर झांक कर देखने की इस क्रिया में उसे बहुत वर्ष लग गए। उसका ऐसा भी मन हुआ कि अब ऊपर चले जाए, परंतु कोशिश करने पर यह मालूम पड़ा कि यह आसान काम नहीं है। अब उसकी बूंद को समुद्र के ऊपरी तल पर जाना बहुत ही मुश्किल जान पड़ रहा था। बच्चों, बूंद लेखक को आगे बताती है कि उसके लिए ऊपर जाना इसलिए कठिन था क्योंकि उसके ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। अब बूंद के पास एकमात्र उपाय था कि जमीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाई जाए। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ऐसा वो पहले भी कर चुकी थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और समुद्र के कुछ जल को वहां की जमीनें सोख लेती हैं। बूंद आगे अपनी कहानी कहती हैं कि वो अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर वे सभी बूंदें यह सोचने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। बच्चों, बूंद कहती है कि जब वो और उसके साथी सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए, तो कुछ के विचार यही थे कि वहीं पड़े रहना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। परंतु उन जल कणों में कुछ बहादुर भी थे। उन्होंने एक स्वर में बोला कि वे खोज करेंगे और वे जमीन के अंदर जाकर अंदर घुसकर देखेंगे कि उस जमीन के अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। अब वे सुर मचाते हुए आगे बढ़े। अब वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, सब कुछ तरल ही तरल था। बूंद कहती है कि उन्होंने देखा कि वहां जो चट्टानें हैं वो लाल पीले रंग की हो गई हैं, आग उगल रही हैं और बहुत प्रकार की धातु जैसे आयरन, सोना, तांबा इधर उधर बह रही थी। उसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अशुभ हो सकता था। वे अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। अचानक वे अब ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां का तापमान बहुत ही बढ़ गया था। बच्चों, उसकी बूंद कुछ ऐसी जगह पर बहती बहती पहुंची जहां का तापमान बहुत अधिक था, जो उनके लिए सहन करना बहुत कठिन था। उनके आगे आगे बहने वाले जल कण घबरा गए। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से बाकी के जलकण सावधान हो गए। उसकी बूंद बताती है कि वो बहकर कुछ बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। वहां से धरती हिल रही थी, बहुत कांप रही थी। बच्चों, बूंद बताती है कि जहां पर धरती हिल रही थी वहां से अचानक उन जल कणों और ओस की बूंद को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से वे सभी हैरान हो गए। पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई, उसमें दरारें आ गई और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखने की उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। जब बूंद ने धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें आदि का जिक्र किया तो लेखक समझ गए कि बूंद ज्वालामुखी की बात कर रही है। बूंद ने भी हामी भरते हुए कहा कि तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। उसकी बूंद ने कहा कि अब जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक और भाप का बड़ा दल मिला।
वे सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी उन्हें यह दर्शन हुए। बच्चों, बूंद लेखक को कहती हैं कि उसकी अपनी पुरानी सहेली आंधी उसे मिली और अब वो उन्हें पीठ पर उठाकर कभी वो इधर ले जाती तो कभी उधर ले जाती। जिधर की हवा हो जाती वो उधर ही निकलते। वो दिन बड़े आनंद के थे। वे ऊपर आसमान में उड़ते फिरते थे। वे आकाश में स्वतंत्रता आजादी से मस्ती करते उड़ते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण वे भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बच्चों, बूंद लेखक से कहती हैं कि जब वो बूंद बनकर आकाश से नीचे कूदी तो वो एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और वो बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और हंसते खेलते आगे बढ़ने में जो आनंद आया वो भुलाया नहीं जा सकता। वो खुशी आज भी बूंद को याद है। उसके बाद बूंद और अन्य जलकण एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिर पड़े। बच्चों, ओस की बूंद लेखक को बताती हैं कि जब वो और उसके अन्य जलकण साथी ऊंचे शिखर से एक साथ नीचे चट्टान पर गिरे तो बेचारे पत्थर की दशा देखने लायक थी। वो उनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बूंद लेखक को कहती है कि वो जो इतनी रेत देखते हो ये पत्थर को चबा चबा कर वे जलकण ही तो बनाते हैं। ओस की बूंद कहती हैं कि जब वे मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु उनका प्रहार सहन नहीं कर सकती। चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उसे रेत बना देती हैं और उनकी चोट को कठोर से कठोर वस्तु भी सहन नहीं कर सकती। अपनी विजय से उन्मत्त होकर वे लोग इधर उधर बिखर गए। उसकी बूंद का मन कर रहा था कि वो समतल भूमि देखे, इसलिए वो आगे समतल इलाकों में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। उसकी बूंद लेखक को कहते हैं कि जब वो नदी में बहकर जा रही थी कि वो दिन उसके लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। बूंद लेखक को अपनी नदी की अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वो कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची। जब ओस की बूंद नगर में पहुंची तो उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत है जहां से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। बच्चों, बूंद लेखक को कहती है कि वो बड़ी उत्सुकता से जानने की इच्छा के लिए उसे देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर वो कौन सी जगह है। और ऐसा जानने के लिए वो और उसके साथी आगे बढ़े और उसने अपने ही हाथों अपने दुर्भाग्य को बुला दिया। जेहू उसके पास पहुंची वो अपने साथियों के साथ एक बूढ़े नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वो वहीं नल इधर से उधर घूमती रही। बच्चों, बूंद लेखक को कह रही थी कि वो हर क्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश में लगी रहती थी क्योंकि वो बहुत ही भयानक सफर था जिसमें वो फंस गई थी। इसमें भाग्य भी ओस की बूंद के साथ था। एक दिन रात के समय वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का नल टूटा हुआ था। वो तुरंत उसमें होकर निकल भागी जैसा वो करना चाहती थी और उसे फिर से मौका मिला और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वो इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। अब सूर्य उदय हो गया था। लेखक शायद और कुछ ज्यादा कुछ सुनना चाहते थे। तभी तो वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़े कि बस इतनी ही। तो बूंद ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब और ज्यादा वो लेखक के पास नहीं रुक सकती क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वो वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। ओस की बूंद लेखक से कहती है कि वो उसे रोककर नहीं रख सकता। अब ऐसा करना असंभव है। वो ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से वो गायब हो गई। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।